वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन। मैं इंतहाई मशकूर हूँ डॉक्टर आमिर सज्जाद का कि उन्होंने फिर हमें इस संडे को वक्त दिया, और आप लोगों का भी, जिन्होंने जब संडे के दिन अपना सुबह का टाइम निकाल के इसमें शामिल होते हैं। आज का टॉपिक जो है वो क्रॉनिक डायरिया और ब्लड इन स्टूल, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, और उसको डॉक्टर आमिर कोशिश करेंगे कि इस टाइम में यानी एक्सप्लेन कर दें। डॉक्टर आमिर सज्जाद, जिन्होंने पहले अटेंड नहीं किया टॉपिक्स, उनका मैं मुख्तसर तारुफ करा दूं। इन्होंने डो मेडिकल कॉलेज में 1986 में ग्रेजुएट किया था, ये मेरे क्लास फेलो और दोस्तों में से हैं। और उसके बाद ये इंग्लैंड आ गए थे, और यहीं पे उन्होंने बाकी अपनी यानी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की। और पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा अरसे से ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर यहाँ पे कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो पिछले की जो 3 टॉपिक्स थे वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया, और यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं। तो आप में से किसी ने अगर पहले मिस किया हो तो ज़रूर उसको जाके अटेंड कर सकते हैं, zumrush.com पे जाके। और मैं डॉक्टर आमिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आज का टॉपिक स्टार्ट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक हमारा है क्रॉनिक डायरिया विद ब्लड, यानी कि कुछ लोगों को काफ़ी अरसे से, जो क्रॉनिक का मतलब कि ज़्यादा अरसे से पेट खराब हो, लूज मोशंस हो रहे हों और उसमें खून भी आ रहा हो। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो क्रॉनिक डायरिया जो है इसकी तो बहुत ज़्यादा लंबी कॉजेज हैं, इसलिए मैंने उसको वो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। बल्कि हमने काफी 2-3 कॉजेज जो हैं पिछले सेशंस में कवर कर ली थी। इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ये स्लाइड्स नहीं आ रही फूड आमिर, इंटॉलरेंस जो है। आपकी स्लाइड्स नहीं आ रही अभी। आपने स्लाइड्स को शेयर नहीं किया अभी। अच्छा, सॉरी। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नीचे स्लाइड्स जो शेयर का आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो आपकी, हाँ अब या आ रही है? बिल्कुल अब आ रही है। जज़ाकल्लाह खैर दानिश, सॉरी। बिल्कुल। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि आज हम वो क्रोनिक डायरिया पे डिस्कशन करेंगे विद ब्लड। क्रोनिक डायरिया की तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है कॉजेज की, तो उसमें से कुछ हमने कवर कर ली है पिछले सेशंस में। तो क्रोनिक डायरिया को जस्ट उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत वेरिएबल है, लेकिन आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी मरीज को दिन में 3 दफा से ज्यादा जाना पड़े टॉयलेट टू ओपन बाउल्स, तो उसको एक तो ये क्राइटेरिया होता है। दूसरा, स्टूल्स की जो कंसिस्टेंसी है, इसमें सॉफ्ट या बहुत लूज स्टूल्स होते हैं इनको मोस्टली डायरिया के पेशेंट को। और क्रोनिक की डेफिनेशन ये कि अगर 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा मुद्दत तक चलता रहे ये सिम्टम, तो फिर वो क्रोनिक डायरिया की कैटेगरी में आ जाता है। तो मतलब ये रफ डेफिनेशन है। अगर किसी किसी भी मरीज को ये 3 सिम्टम हो, यानी कि ज्यादा 3 से ज्यादा दफा जा रहे हो और लूज स्टूल हो रहे हैं और 3-4 हफ्ते से ज्यादा हो, तो वो क्रोनिक डायरिया में, और उसके साथ फिर ब्लड भी आ रहा है, तो फिर वो आज के टॉपिक में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें जो 3 मेन कॉजेज हैं क्रोनिक डायरिया विद ब्लड की, एक तो खासतौर पे हमारे मुल्क में जो है वो इन्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ इन्फेक्शंस होती हैं जो ज्यादातर इन्फेक्शन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, विद इन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। उसमें वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शन पैरासाइट्स की होती हैं। लाइक एग्जांपल एमीबायोसिस बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। उससे जो है वो ब्लड भी आ सकता है स्टूल में, और इसके ये जो है वो कई हफ्ते तक सिम्टम हो सकते हैं अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो। और दूसरी जो कॉमन कॉज है वर्ल्ड वाइड, और वो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि आंतों की सोजिश की बीमारी जो है ये बहुत कॉमन होती है। और इसका जो कंसेप्ट है खासतौर पे हमारे मुल्क में इतना नहीं है, और क्योंकि ये शुरू में वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब
आस्ता आस्ता इसका जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हमारे मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी जो कॉज है वो कैंसर है, बॉल कैंसर, और इसकी वजह से भी ब्लड और डायरिया हो सकता है। और ऑलवेज हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ये बैक ऑफ माइंड में हमारी ये भी, और डॉक्टर्स जो होते हैं ये सोचते हैं कि फलाना रास्ता है, ये बीमारी तो नहीं है। तो जब कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि कितने अरसे से डायरिया हो रहा है, दिन में कितनी दफा जाते हैं। फिर उनकी सोशल हिस्ट्री पूछते हैं कि वो कहाँ पे, उनके उनके फैमिली में तो किसी को और नहीं है, उन्होंने कहीं ट्रैवल तो नहीं किया ऐसी जगहों पे जहाँ पे से ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क है। उनकी फिर मज़ीद डिटेल पूछते हैं कि उनको लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, डाइट कैसी है। और खास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पूछना चाहते हैं कि वेट लॉस तो नहीं हुआ। वेट लॉस अगर हो तो उसमें कैंसर पे भी सस्पिशन होती है, और लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी अगर बहुत अरसा चलती रहे तो उसमें वेट लॉस हो जाता है। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है इसमें दो मेन कैटेगरीज हैं। एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक होती है क्रॉन्स डिजीज। तो इन दोनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इनकी वजह जो है अभी तक बहुत रिसर्च हुई है इन बीमारियों पे कि इसकी वजह पता चले, लेकिन एग्जैक्ट वजह जो है अभी तक पता नहीं चली। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता है कि उनकी वजह से ज़्यादा रिस्क होता है इस बीमारी का। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, यानी कि माहौल और जो डाइट है हमारी उससे। यही वजह है कि पहले शुरू में हमारे मुल्कों में ये बीमारी बहुत कम होती थी, लेकिन आस्ता आस्ता हमारी डाइट जो है वो वेस्टर्न डाइट की तरह होती जा रही है। अब बर्गर्स भी वहाँ पे पाकिस्तान में भी होते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लोग खाते हैं, और सिगरेट नोशी जो है ये भी क्रॉन्स डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर्स है। और वैसे भी जनरल जो कुछ स्टडीज हैं उसमें ये भी देखा गया है कि जो शहरी इलाकों में ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं निस्बतन गांव के मुकाबले, जहाँ पे डाइट और जो आबो हवा बेहतर होती है। एक और जो फैक्टर आइडेंटिफाई किया गया कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं मिलियंस के हिसाब से, तो उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है और इन बीमारियों में। तो उसकी वजह शुरू में एक इन्फेक्शन हुई, उससे ये ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद ये बीमारी शुरू हो जाती है। फिर जेनेटिक या फेमिलियल फैक्टर्स भी होते हैं। ये देखा गया है कि जिस मरीज को जो क्रॉन्स या कोलाइटिस के मरीज होते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई है तो उनके फैमिली मेंबर्स को, खासतौर पर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, उनके बच्चे या उनके भाई बहन, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। और कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया कि अप टू 3 टाइम्स रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये किसी भी उम्र में ये बीमारी शुरू हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो 20 से 40 ईयर की एज में शुरू होती है। लेकिन क्रॉन्स डिजीज जो है अप टू 60 ईयर में भी एक पीक आता है, वहाँ पे भी डायग्नोज होती है लेट एज में, मिडिल एज में। और मोस्टली रेशियो जो है औरतों और मर्दों में बराबर ही होता है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज निस्बतन औरतों में ज़्यादा होती है। मरीज मोस्टली जो है वो मेन सिम्टम का उनका जो होता है वो डायरिया होता है, और क्रोनिक डायरिया होता है। और फ्रीक्वेंसी बहुत वेरिएबल होती है, जितनी सीवियर डिजीज होगी उतना ज़्यादा उनको डायरिया होता है, और बाद औक़ात इतना शदीद होता है कि मरीजों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और वर्किंग लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है। बेचारे दिन वो टॉयलेट जाने की हाजत उनको बहुत ज़्यादा होती है। कुछ मरीज जो हैं हर घंटे के बाद, खासतौर पे खाने के बाद, उनको बहुत जल्दी से में टॉयलेट जाना पड़ता है। और उनकी इस वजह से उनको, कई मरीजों को जो है वो उनकी नींद भी इफेक्ट होती है, उनका काम इफेक्ट होता है और डिप्रेशन शुरू हो जाती है। फिर उसमें डायरिया में, स्टूल में उनको ब्लड नज़र आता है उनको। और पेट का दर्द भी एक सिम्टम है इन बीमारियों में। और इसके अलावा फिर सिस्टमिक फीचर, यानी कि बाकी सिस्टम जो है उनसे भी सिम्टम हो सकते हैं।
खासतौर पे मरीज को थकावट हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी दफ़ा डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी होती है, एनीमिया भी हो जाता है, थकावट होती है, नींद पूरी नहीं हो रही उसकी वजह से थकावट होती है, फिर कमज़ोरी हो जाती है। और फिर अगर ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी बहुत अरसे तक चलती रहे तो वजन कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह, मेन वजह ये होती है कि न्यूट्रिशन जो आप खा पी रहे होते हैं मरीज को एब्जॉर्ब नहीं होता ज़्यादा, या क्रॉन्स डिजीज में वो खाना सिम्टम की वजह से उनका कम भी हो जाता है। क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट अब अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे क्रॉन्स डिजीज के बारे में, लेकिन इनको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम हम कहते हैं, यानी कि डायरिया के अलावा उनको ब्लॉकेज के सिम्टम भी हो सकते हैं इंटेस्टाइन में जो है वो, क्योंकि कुछ पार्ट नैरो हो सकते हैं, तो उससे उनको कब्ज या फिर खाने के बाद उल्टी के सिम्टम हो सकते हैं। फिर जो पीछे स्टूल पास करने की जगह है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाते हैं, वहाँ पे उनको ओपनिंग्स हो जाती हैं स्किन में, या इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं यहाँ पे। तो तो मरीज को जब हम देखते हैं तो पहले तो उसका जनरल अपीयरेंस से अंदाजा हो जाता है कि कितनी ज़्यादा बीमार हैं, उनकी शक्ल से, उनके अपीयरेंस से, उनकी जिस्मानी कंडीशन देखते हैं कि इनका वजन तो नहीं कम हुआ, इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, स्किन का एग्जामिन करते हैं, खासतौर पर क्रॉन्स डिजीज में स्किन इफेक्ट हो जाती है, दोनों में स्किन की कुछ और भी एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं वो देखते हैं। फिर देखते हैं कि मरीज को एनीमिया तो नहीं है, जॉन्डिस भी हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। फिर ग्लैंड्स एग्जामिन करते हैं लिम्फ नोड्स के कैंसर के साइन के लिए। फिर पेट का एग्जामिनेशन करते हैं कि वहाँ पे उनको दबाने से दर्द तो नहीं होता, या कोई हमें मास तो नहीं फील हो रहा वहाँ पे। तो फिर उसको डायग्नोस फर्दर करने के लिए हम इनिशियली जो है वो ब्लड टेस्ट कराते हैं और स्टूल टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड में एक तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाते हैं, वो यहाँ पे फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं यूके में, वहाँ पे पाकिस्तान में कंप्लीट ब्लड पिक्चर, उसमें पता चलता है कि मरीज को एनीमिया तो नहीं है। और एनीमिया बहुत कॉमन होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में, ब्लड लॉस की वजह से और न्यूट्रिशन कमी की वजह से, आयरन कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें अंदाज़ा होता है कि जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन या सोजिश तो नहीं है। उसमें मेन जो टेस्ट हम करवाते हैं वो CRP कहलाता है, या ESR। तो ये बहुत कॉमनली अवेलेबल पाकिस्तान में भी टेस्ट है, और हर लेबॉर्ट्री में हो जाते हैं। और लिवर फंक्शन भी हम रूटीनली करवाते हैं, क्योंकि लिवर फंक्शन के जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं बीमारियों में। फिर क्योंकि मरीज को काफ़ी अरसे से डायरिया हो रहा होता है तो उनके किडनी इफेक्ट हो सकता है, उनके जो सॉल्ट्स हैं बॉडी में वो ब्लड में वो सोडियम पोटासियम वो इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब चेक करने पड़ते हैं। फिर स्टूल टेस्ट में जो हम दो मेन टेस्ट ये करवाते हैं, एक इन्फेक्शन के लिए होता है, उसमें स्टूल की माइक्रोस्कोपी और कल्चर, खासतौर पर पाकिस्तान में यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रूल आउट करते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हो तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फिर एक टेस्ट यहाँ पे और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, स्टूल टेस्ट, उसको फीकल काल प्रोटेक्टिन कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो उससे पता चलता है कि आंतों में कोई सोजिश तो नहीं है। लेकिन ये सब टेस्ट जो हैं वो, ये टेस्ट और CRP और ESR ये स्पेसिफिक नहीं है, ये और भी इन्फ्लेमेशन और भी सोजिश की वजह से जो है वो बढ़ सकते हैं। तो जब ये टेस्ट से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है तो फिर जो स्पेशल टेस्ट हैं वो, उनसे फिर बीमारी का जो है वो कंफर्मेशन होती है। और मोस्टली जो ये टेस्ट होते हैं ये जिस मरीज को क्रोनिक डायरिया विद ब्लड हो वो जाहिर है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वहाँ पे। तो फिर आगे से जो है वो मजीद टेस्ट जो है वो हम लोग स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं। तो उसमें जो मेन टेस्ट हम करते हैं इनको कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस, वो एंडोस्कोपी होती है। और इसमें बहुत क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत की सोजिश जो है बहुत कॉमन होती है। तो उसमें जो मेन टेस्ट हम एंडोस्कोपी का करते हैं, तो सिग्माइडोस्कोपी होती है, ये लिमिटेड एग्जामिनेशन होता है। इसमें कोलोन की सिर्फ लेफ्ट साइड हम एग्जामिन करते हैं कैमरा डाल के, लेकिन कोलोनोस्कोपी जो है पूरी आंख का मायना करते हैं उसमें, और ये इससे ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है।
फिर जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें जो कोलोन के अंदर की जो लाइनिंग है सरफेस, उससे हमें देखने से पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या कोई और मसला है। फिर हम उसको मजीद कंफर्म करने के लिए सैंपल्स लेते हैं, बायोप्सीज, और वो भेजते हैं टेस्ट के लिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं स्पेशलिस्ट, तो उससे फिर वो कंफर्म हो जाती है टेस्ट। तो इसके अलावा हम एक्सरे भी करवाते हैं, प्लेन एक्सरे करवाते हैं, उसमें आंतों का अपीयरेंस नज़र आता है, और उसमें तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल जाती है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स का मसला तो नहीं। फिर बेरियम एक्सरे, आजकल तो स्कैन ज़्यादा कॉमनली कराते हैं, लेकिन बेरियम एक्सरे पहले जो है मेन होता था एक्सरे में इन्वेस्टिगेशन, तो उससे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, खासतौर पर स्मॉल जो छोटी आंख का एमआरआई स्कैन है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, तो ये भी हम काफ़ी मरीजों में ये करवाते हैं ये टेस्ट। अब जैसे मैंने कहा कि दो मेन इसकी कैटेगरी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और एक क्रॉन्स। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, ये इस पे पहले बात करेंगे। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, ये सिर्फ बड़ी आंत तक महदूद होती है इसकी सोजिश, और ये सुपरफिशियल, यानी कि जो बड़ी आंत की अंदरूनी लाइनिंग होती है उसको इफेक्ट करती है, मसल्स में नहीं जाती। लेकिन ये बहुत एक क्रॉनिक डिजीज है, और जिस तरह दूसरी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एक दफ़ा अगर बदकिस्मती से मरीज को हो जाए तो ये फिर लाइफ लॉन्ग चलती रहती है बीमारी। और इसका पैटर्न जो है, ये बाज़ औक़ात बहुत माइल्ड होती है, फिर कई लोगों को जो है वो सीवियर भी, बहुत सीवियर अटैक भी होते हैं, और इसमें फिर कुछ अर्सा जो होता है मरीज वो ठीक रहता है, फिर बीमार हो जाता है सिम्टम्स के साथ। शुरू में जो है ये बड़ी आंत के निचले हिस्से में शुरू होती है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम, और फिर ये इसमें मसलसल इन्फ्लेमेशन होती है, फिर आगे ये बढ़ती जाती है ऊपर, और पूरे कोलोन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो ये एक डायग्राम है ये बड़ी आंत की। तो ये बैक पैसेज है, यहाँ से शुरू, जैसे मैंने कहा ये रेक्टम, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रेक्टम जो है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा मोस्ट ऑफ द पेशेंट में रेक्टम में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, और उसके बाद ये ऊपर जाती है, और कुछ मरीजों को फिर ये सिर्फ लेफ्ट साइड तक महदूद होती है, ये बाएं साइड पे, लेकिन कुछ मरीजों को पूरे कोलोन को इफेक्ट कर लेती है। ये एंड ऑफ द कोलोन है, ये हमारा अपेंडिक्स है, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो रही है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसको हम पैनकोलाइटिस कहते हैं अगर पूरे कोलोन को शुरू हो जाए, और ये लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस है, रेक्टम में अगर हो तो प्रोक्टाइटिस कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि तकरीबन आधे मरीजों में यहाँ तक महदूद होती है इन्फ्लेमेशन, लेकिन 20% के करीब मरीज जो है उनको पूरा कोलोन इफेक्ट हो जाता है। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो ये नॉर्मल अपीयरेंस जो होता है इस अंदर लाइनिंग का, तो कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी हम जब भी करते हैं तो मरीज को पहले दवाइयाँ देते हैं ताकि उनका जो बाउल है क्लीन हो जाए, और डाइट भी उनको स्पेशल देते हैं 2 दिन के, ताकि जब हम टेस्ट करें तो अंदर से बिल्कुल क्लीन हो अपीयरेंस, तो स्टूल ना हो अंदर। तो उसमें नॉर्मल जब हम करते हैं, अगर नॉर्मल हो तो इस तरह का अपीयरेंस होता है। देखिए नॉर्मल में ये दरमियान में आपको ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, और ये रेड नहीं है लाइनिंग जो है, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ब्लड वेसल नॉर्मल नज़र नहीं आती, और ये बिल्कुल जैसे इन्फ्लेम नज़र आ रहे हैं, या सोजिश नज़र आ रही है। फिर इसमें डिफरेंट सिवियरिटीज़ होती हैं। शुरू में जो है, जैसा पहली स्लाइड में बताया, माइल्ड इन्फ्लेमेशन, फिर जब ज़्यादा मॉडरेट होती है तो फिर उसमें अल्सर्स और म्यूकस नज़र आता है, ब्लड भी नज़र आता है, और बहुत सीवियर में बहुत ज़्यादा अल्सरेशन हो जाती है। और जब हम कैमरा डालते हैं, बाज़ केसेस में तो इतनी सीवियर होती है कि हम पूरी कोलोनोस्कोपी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होता है। ये भी एक और पिक्चर में दिखा रहे हैं, उसमें डिफरेंट सिवियरिटीज हैं, माइल्ड है, फिर दरमियानी सोजिश है, फिर ज़्यादा है सिवियर, सिवियर जिसको हम कहते हैं। तो
मैंने एक्सरे का जिक्र किया था, तो नॉर्मल जब मरीज का एक्सरे करते हैं तो ये कोलोन की लाइनिंग के बीच में गैस होती है और कोलोनिक लाइनिंग जो है बहुत स्मूथ होती है, थिन किस्म की। लेकिन जो मरीज कोलाइटिस के होते हैं अल्सरेटिव, उसमें फिर इन्फ्लेमेशन और सोजिश की वजह से जो उनकी लाइनिंग है वो इतनी क्लियर नहीं होती। यहाँ पे देखें आप, ये हेजीनेस और थिकनेस नजर आ रही है और इरेगुलर है, ये स्मूथ नहीं है बिल्कुल। फिर जैसे मैंने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बाजू का बहुत सीवियर अटैक होता है। तो ये इतना सीवियर होता है कि फिर मरीज को जो है वो एक तरह से एक इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। मरीज जो है वो 20 दफा या हर घंटे बाद उसको डायरिया हो रहा होता है और टॉयलेट में, उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है और ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो जाता है। फिर उनको आईवी ड्रिप्स की जरूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात खाना बहुत कम खा सकते हैं, उनको उनके आंतों को रेस्ट देना पड़ता है और उसकी वजह से वो इतने बीमार होते हैं कि उनको बुखार भी हो सकता है, नब्ज बहुत तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पेट फूल जाता है। और ये एक तरह की इमरजेंसी है और अगर इसको सही तरह ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसके फिर नतायज बहुत ख़राब होते हैं। बाज़ औक़ात आंत जो है वो अंदर से लीक हो जाती है या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ट्रीटमेंट में भी कई मरीजों को इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी खासतौर पर नॉन केसेस जो होते हैं कोलाइटिस का बहुत सीवियर अटैक हो, तो उसमें फिर देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं और स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवाएं। और इन मरीजों के जो एक दफ़ा ये डायग्नोस हो जाए तो एडवाइजेबल है कि आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अंडर रहें और रेगुलर उनकी ट्रीटमेंट लेते रहें और जो भी टेस्ट वो तजवीज़ करें वो करवाएं, और उससे डिजीज़ जो है कंट्रोल रहेगी। और दवाइयाँ खाना जो रेगुलर है बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जब ये एक्यूट सीवियर कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं तो उनको टेस्ट करते हैं, एक्सरे, सिग्माइडोस्कोपी। फिर जो उनकी ट्रीटमेंट होती है मोस्टली वो भी इंजेक्शन की फॉर्म में होती है वेन्स में, और जैसे मैंने जिक्र किया कि सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। डिजीज के बारे में बात करेंगे। क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मेन डिफरेंस है वो एक तो ये कि क्रॉन्स डिजीज जो है ये सिर्फ बड़ी आंत तक महदूद नहीं होती, ये छोटी आंत को भी इफेक्ट करती है, और बल्कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो हमारा ट्रैक्ट होता है, माउथ से लेकर बैक पैसेज तक कहीं भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती है। और इसकी जो इन्फ्लेमेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो बहुत लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें डीप इन्फ्लेमेशन होती है और सिर्फ लाइनिंग में नहीं बल्कि मसल्स में चली जाती है, उसकी वजह से फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो क्रॉन्स डिजीज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। उसमें फिर ख़ास तौर पे अगर छोटी आँत में क्रॉन्स डिजीज़ है तो स्ट्रिक्चर्स हम कहते हैं, यानी कि नैरो हो जाते हैं कुछ पार्ट और उसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो सकती है। और एक फिस्टुला एक और कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी कि नॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में। जो क्रॉन्स डिजीज का पार्ट है वो इंटेस्टाइन का इफेक्टेड, वहां से वो फिस्टुलास बनते हैं, फिर जाके वो दूसरे पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो जाते हैं या फिर स्किन में आके कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर इवन जो पेशाब का मसाने की जगह है वहां पे जाके कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उसमें फिर मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और ये इसमें मैंने दिखाया है कि इस डायग्राम में कि ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दूसरा ये कि जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश वो मुसलसल होती है, उसमें गैप नहीं आता है, यानी कि फैलती है तो वो कंटिन्यूस होती है। लेकिन क्रॉन्स डिजीज में गैप्स होते हैं, स्किप लीजन कहते हैं, यानी कि एक पार्ट इफेक्ट हुआ, दूसरा पार्ट जो है वो नॉर्मल रहता है, फिर दूसरा पार्ट इफेक्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली जो इफेक्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट क्रॉन्स में, ये जो बड़ी आंत का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा और छोटी आंत का एंड वाला हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसमें तकरीबन आधे पेशेंट जो क्रॉन्स डिजीज के हैं इनमें ये पार्ट इफेक्ट होता है। इसके अलावा फिर सिर्फ कुछ मरीजों को सिर्फ कोलोन में होता है, कुछ में फिर हायर पार्ट ऊपर जो है छोटी आंत में हो सकता है। बहुत बहुत कम केसेस में जो है फिर ये स्टमक में भी हो सकती है और इवन माउथ में भी हो जाती है और बैक पैसेज में हो सकती है, स्किन में हो सकती है।
इसमें ये जैसे नॉर्मल इंटेस्टाइन का अगर हम देखें तो उसमें ये थिन वॉल्ड होती है, उसकी लाइनिंग नॉर्मल होती है, लेकिन जब क्रॉन्स डिजीज होती है तो सोजिश की वजह से पूरी उसकी वॉल जो है वो थिक हो जाती है, अंदर ये ट्रैक करना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके आगे पीछे फैट की रैपिंग हो जाती है। तो ये बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है क्रॉन्स डिजीज। और जब हम एंडोस्कोपी इसमें करते हैं तो इसमें अपीयरेंस डिफरेंट भी हो सकता है। लाइनिंग में ये जो है ना, इसको हम कॉबल स्टोन कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे अल्सर बने हुए हैं और ये जैसे कंकरियां पड़ी हैं अंदर, वो इरेगुलर लाइनिंग हो जाती है। तो देखने से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये क्रॉन्स डिजीज हो सकती है। फिर उसमें जो अल्सर्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में शुरू में जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें छोटे छोटे अल्सर्स नज़र आते हैं, फिर ये जब डिजीज बढ़ती जाती है तो बहुत डीप अल्सर्स हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से फिर मसले होते हैं कि फिस्टुलास बन रहे हैं अंदर और स्ट्रिक्चर्स बनते हैं। ये जैसे इसमें जो है ये पार्ट बहुत नैरो हो गया, यहाँ पे स्ट्रिक्चर बना हुआ है और बहुत आगे पीछे जो है अल्सर्स हैं उसके, सोजिश है बहुत ज़्यादा। तो ये सब फीचर्स जो हैं एंडोस्कोपी में भी डायग्नोज हो सकते हैं स्पेशलिस्ट के लिए, इसलिए जानना ज़रूरी होता है टेस्ट करवाने के लिए। तो जैसे अगर स्ट्रिक्चर्स बने तो ये जैसे बड़ी आंत का एंड है, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो रही है, आइलियन कहते हैं। यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा सोजिश हुई है क्रॉन्स डिजीज में कि ये स्ट्रिक्चर बन गया, नैरो हो गया ये पार्ट। और यहाँ पे उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत थिक है, उसकी वजह से जो ऊपर का पार्ट है वो खुल जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज पूरा जो आपका ग़िज़ाइयत या स्टूल है वो पास नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। बेरियम एक्सरे जब करते हैं तो हम मरीज को बेरियम एक कंट्रास्ट डाई होता है वो पिलाते हैं, या उसके बाद पिक्चर्स लेते हैं। तो उसमें ये देखें कि ये नॉर्मल जो है वो इंटेस्टाइन इस तरह का अपीयरेंस होता है कि पूरा वो उसका जो कहीं पे भी नहर नहीं नजर आ रही, और जो डाई है वो पास होता जाता है नीचे, बड़ी आंख में आ जाता है। लेकिन बेरियम जब क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट होते हैं जिनको स्ट्रिक्चर्स बने होते हैं, तो उसमें फिर बेरियम में ये अपीयरेंस आता है, ये जो एरोस हैं यहाँ से नजर आ रहे हैं, बहुत नैरो पार्ट हैं। और ये बहुत ही सीवियर केस है क्रॉन्स डिजीज के, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। फिर फिस्टुला मैंने बताया था, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के दरमियान ट्रैक बन गए हैं। जैसे ये स्मॉल छोटी आंत है तो उसका एक हिस्सा दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसी तरह ये फिर ब्लैडर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्किन में भी ऊपर आ सकते हैं, पीछे की स्किन में जा सकते हैं। फिस्टुला जो है ये भी एक फीचर होता है क्रॉन्स डिजीज में। फिर जो एक हम कहते हैं क्रॉन्स डिजीज में पेरी एनल डिजीज, यानी कि जो बैक पैसेज है वहाँ के उसके अराउंड जो हिस्सा है ना वो इफेक्ट होता है। ये भी कॉमन फीचर होता है क्रॉन्स डिजीज में। इसमें मेन जो मसला होता है वो फिस्टुलास बने होते हैं, यानी कि ये जो रेक्टम है, ये बड़ी आंत का नीचे वाला हिस्सा है, वहां से फिस्टुला शुरू हो रहा है। फिर ये मसल के थ्रू जो आस्ता आस्ता जाके अपना स्किन में जो है वो ड्रेनेज होता है। तो मरीज जो जिन मरीजों को ये इफेक्ट होता है क्रॉन्स डिजीज से, उनके फिर बैक पैसेज के साइड पे जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग्स बन जाती हैं, वहां से फिर पस निकल रही होती है या म्यूकस निकल रहा होता है, या ब्लड भी आ सकता है। फिर बाज़ औक़ात ये फिस्टुलास जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन अंदर शुरू हो जाती है, फिर वो एब्सेस यानी कि यहाँ पे पस कलेक्ट हो गई है। तो फिर इसमें बहुत एंटीबायोटिक्स और ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, इसको ड्रेन करना होता है। तो क्रॉन्स डिजीज में सर्जरी का रोल बहुत ज़्यादा है, तकरीबन आधे मरीज जो हैं क्रॉन्स डिजीज के किसी स्टेज पर उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये जो दोनों बीमारी हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, ये सिर्फ इंटेस्टाइन को इफेक्ट नहीं करती, बॉडी के दूसरे पार्ट भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये मुंह के अंदर की लाइनिंग में जो है वो छोटे छोटे अल्सर बन सकते हैं, इसको हम एब्सेस अल्सर्स कहते हैं। फिर आईज में इफेक्ट हो सकता है, स्किन इफेक्ट हो सकती है, जॉइंट इफेक्ट हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकते हैं उनको। ये क्रॉन्स डिजीज एक कोलाइटिस का पेशेंट है, उसके मरीज के यहाँ पे जो है वो टांगों के आगे स्किन में इन्वॉल्वमेंट हो गई है, छोटे छोटे ये रेड पैचेस बने, यहाँ टच करने से बहुत ज़्यादा इनको दर्द होता है।
और जितनी सोजिश ज़्यादा होती है आंतों में उतना ज़्यादा रिस्क होता है इनको स्किन के इन्वायरमेंट का। फिर अल्सर्स बन जाते हैं, बहुत हॉरिबल लुकिंग अल्सर्स होते हैं। इनके इनमें हालांकि इन्फेक्शन नहीं होती, ये सोजिश की वजह से होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होती है। आंखों को इफेक्ट हो सकता है, आंखों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक एपिस्क्लेराइटिस जो सफ़ेद हिस्सा होता है हमारी आंखों का, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा अंदर वाले पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, रेड आई। फिर आई स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है उसमें। एक और जो मसला अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज अगर बहुत सालों तक मरीज को होती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग बीमारियां हैं, तो 10 साल के बाद जो है वो एक जो बॉल कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, खासतौर पर बड़ी आंत का कैंसर जो है। तो ये जैसे इस ग्राफ में मैं दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल जो लोग हैं जिनको सोजिश नहीं होती उनका कैंसर रिस्क बिल्कुल बॉटम में ग्रीन लाइन में दिखाया है। लेकिन जो कोलाइटिस के पेशेंट हैं 10 साल के आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो हाँ, जैसे 30 साल की ड्यूरेशन के बाद कई मरीजों को 15 साल या 10 साल के मरीज भी होते हैं जिनको कोलाइटिस शुरू होती है। तो जब उनकी उम्र होती है 40 साल, तो उनका कैंसर रिस्क जो है वो 40% ज़्यादा होता है आम पॉपुलेशन से। तो हम खासतौर पर यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में बल्कि हर जगह रिकमेंड करते हैं कि 10 साल के बाद उनकी रेगुलर एंडोस्कोपी होनी चाहिए। और फिर उसकी फ्रिक्वेंसी जो है शुरू में हम हर 3 साल के बाद करते हैं। फिर जब 20 साल के बाद ड्यूरेशन होती है तो हर 2 साल के बाद, फिर जब 30 साल से ज़्यादा होती है हर साल के बाद उनका उनका एग्जामिनेशन करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि कैंसर डायग्नोज होने से पहले ही हम उसको डायग्नोज कर लें प्री कैंसरस स्टेज में। और फिर उसमें पे अगर हम डायग्नोज कर लें तो ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, उससे पहले के बाद ज़्यादा बढ़ जाए और इलाज ना हो सके उसका। ये कैंसर की तस्वीर है कोलाइटिस के पेशेंट में। ये अंदर जब एंडोस्कोपी की तो कैंसर इस तरह नजर आता है। ट्रीटमेंट जो है वो एक सिवियरिटी पे कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन उस लिहाज से शुरू होती है, और ट्रीटमेंट मैं रिकमेंड करूँगा और होनी भी चाहिए स्पेशलिस्ट के अंडर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के। तो एक दफ़ा ये बीमारी डायग्नोस हो जाए तो फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं, और रेगुलर फिर देखना पड़ता है हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। जो सीवियर पेशेंट होते हैं हर कुछ महीने बाद उनको देखना पड़ता है। फिर एडजस्ट करते हैं उनकी मेडिकेशंस, और शुरू में अगर माइल्ड केसेस हैं तो हम टैबलेट से शुरू करवाते हैं, और एक माइनर सैलिसिलेट्स होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। ये गोलियों के फॉर्म में भी होती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर जैसे नीचे का पार्ट इफेक्ट है तो बाद की दवाइयाँ एनिमा के थ्रू भी दे सकते हैं, तो उससे भी फायदा होता है। फिर स्टेरॉइड्स जो है वो एक हार्मोन ट्रीटमेंट है जो और भी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, इससे ये सोजिश को कम करने के लिए हम देते हैं। और खासतौर पे जो एक्यूट केसेस होते हैं शुरू में सोजिश को सेटल करने के लिए स्टेरॉइड ट्रीटमेंट देते हैं कुछ अर्से के लिए, उसके बाद मरीज को ये दवाइयाँ जो है कंटिन्यू करते हैं। जो ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं खासतौर पे क्रॉन्स डिजीज के या सीवियर कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनको फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन देनी पड़ती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है वो दबा के रखती हैं, सप्रेस करती हैं, ताकि सोजिश जो है वो कंट्रोल में हो। फिर आजकल इंजेक्शन भी बहुत यूज़ करते हैं ड्रिप की फॉर्म में या स्किन के अंदर। उसमें जो है वो इन मेडिकेशन से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और रेगुलर इंटरवल पे लेने पड़ते हैं, हर 2 महीने बाद या 4 हफ्ते बाद। फिर मरीज की जो न्यूट्रिशन है उस पे हम बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि उसको ग़िज़ाइयत जो है एब्ज़ॉर्ब जो भी खा पी रहे हैं वो तो उसमें कैलोरीज उनको सही मिल रही हैं, विटामिन्स ले रहे हैं और एब्ज़ॉर्प्शन सही हो रही है। अगर डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो फिर न्यूट्रिशन पुअर हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, मरीज को वीकनेस होती है, फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर इस इन बीमारियों में इतनी सीवियर सिम्पटम होते हैं कि मरीज को फिर नफ्सियाती असर होता है, डिप्रेशन शुरू हो जाती है, तो उस लिहाज से भी उनको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। सर्जरी का भी बहुत रोल होता है इन बीमारियों के इलाज में।
और जब सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो उसमें फिर कोलेक्टमी करते हैं, पूरी आंत को निकाल देते हैं, ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन होता है। और फिर छोटी आंत जो है वो या तो बिल्कुल नीचे पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं या फिर स्किन में निकाल के ऊपर बैग लगा देते हैं। क्रॉन्स डिजीज में और भी सर्जरीज करनी पड़ती हैं। अगर पेरियनल डिजीज है तो एक्सेस को ड्रेन करना, वहाँ पे चीरा लगाना, या फिस्टुलास की ट्रीटमेंट करना सर्जरी से। फिर अगर बड़ी आंत इन्वॉल्व है तो उसमें कोलाइटिस की इस तरह कोलेक्टमी यानी कि पूरी आंत निकाल देते हैं। या फिर कई केसेस में आइलियम, छोटी आंत का हिस्सा इफेक्ट होता है, तो वो हिस्सा जो है वो सर्जन निकाल के फिर ज्वाइन कर देते हैं बाकी पार्ट पे। उसके बाद फिर हम लोग दवाइयों से उसको कंट्रोल करते हैं। बाजू का स्ट्रक्चर्स को ओपन कर देते हैं सर्जरी से। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के सर्जन जो है वो, तो बेसिकली जो इन बीमारियों की जो ट्रीटमेंट है वो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और सर्जन मिलके करते हैं। और आपस में जो है वो डिस्कस करते हैं मरीजों को, और जिसके लिए जो बेहतरीन ट्रीटमेंट होगी वो फिर ऑफर करते हैं। ये एक मरीज है, इसका पूरी कोलेक्टमी हो चुकी है, पूरा जो बड़ी आंत है उसकी निकाली जा चुकी है, और छोटी आंत का जो एंड का हिस्सा है वो सर्जन ने स्किन के यहाँ पे लगा दिए, निकाल दिए। तो बजाय इसके कि स्टूल पीछे से आए, क्योंकि बड़ी आंत नहीं रही है, तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर उसको फिर वो ऊपर ना बैग लगा देते हैं, इसको हम स्टोमा बैग कहते हैं। तो कई मरीज जिनको सर्जरी हो चुकी हुई थी कोलाइटिस की वजह से या क्रॉन्स डिजीज की वजह से, उनको स्टोमा बैग लगे होते हैं। तो बेसिकली ये हॉरिबल डिजीज है बहुत। इसकी ट्रीटमेंट बहुत स्पेशलिस्ट के अंदर होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। मरीज का फॉलोअप होना चाहिए ताकि डिजीज जो है कंट्रोल हो, इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और ये यहाँ पे इस वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत कॉमन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस तकरीबन 650 अगर पॉपुलेशन है तो उसमें से एक को अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी। इसी तरह क्रॉन्स डिजीज जो है वो भी तकरीबन 1000 में से एक को हो जाती है। और हमारे मुल्कों में मैंने जैसे पहले बताया कि ये बहुत कॉमन नहीं थी, लेकिन अब कॉमन होती जा रही है। अभी कोई स्टडीज पाकिस्तान में ऐसी नहीं शो करेंगे कितनी कॉमन है, लेकिन ये रेयर भी नहीं है। बहुत मरीजों को होती है, बहुत लोगों को जो क्रोनिक डायरिया विद ब्लड है वो सस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके टेस्ट होने चाहिए। तो इस पर मैं आज की डिस्कशन खत्म करूँगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछिए। ठीक। या हेलो। जी जी। अच्छा। अच्छा, ये जज़ाकल्लाह खैर। मैं असल में इसको जो है वो उस पे फेसबुक पे थोड़ा सा चाह रहा था। जज़ाकल्लाह खैर, सब कुछ यानी मतलब बहुत ही यूज़फुल प्रेजेंटेशन थी। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस वक्त कोई एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था, खासतौर पे रमज़ान आ रहा है अभी आगे, तो उसमें जो खास जिनको मैदे की तेज़ाबियत हो, कि अल्सर की शिकायत हो, तो उसके अंदर कोई पाबंदी होती है या कोई एहतियात करनी पड़ती है रोज़ा रखने के लिए? ये बस पहले बताएं मुझे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था। अल्सर, आप स्टोमिक अल्सर की बात कर रहे हैं? जी जी, स्टमक अल्सर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑल दो इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी फील्ड से रिलेटेड है। जी जी। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर अल्सर बहुत सीवियर नहीं है, डीप नहीं है, तो रोज़ा रख सकते हैं। और तो बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं उसकी। अगर हेलिकोबैक्टर है उसकी ट्रीटमेंट करें पहले। और फिर ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे ओमेप्राजोल हुई, लेंसोप्राजोल, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर मरीजों को दिन में एक लेनी पड़ती है।
तो उसमें ज़ाहिर है वो इफ्तारी और सहरी के दरमियान भी ले सकते हैं दवाइयाँ, सहरी से पहले ले सकते हैं। फिर उसमें जो मेन जो है वो जनरल एडवाइस उनको फॉलो करनी चाहिए। रमज़ान में भी जो है वो स्पाइसी फूड और जो फ्राइड फूड है उससे परहेज करें। जब इफ्तारी करें तो ग़िज़ा जो है वो ब्लैंड किस्म की लें। लेकिन अदरवाइज रोज़ा रखने में इतना मसला नहीं होना चाहिए अनलेस के बहुत सीवियर अल्सरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल है घर से अनम्यूट करके पूछ लें कि आरफा है जो सवाल करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप असल में अभी वालेकुम क्रॉन्स अस्सलाम। डिजीज बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। बस ये आप जो क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बता रहे थे, तो आप डाइट का कह रहे थे कि पहले ये मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में था और अब ये हमारे मुल्कों में भी आ गया है। तो इसका जैसे आप कुछ बताएंगे कि जैसे हम लोगों की, आप सही कह रहे हैं कि हम लोगों ने फास्ट फूड और बहुत ज्यादा फ्राइड जो चीजें होती हैं, मतलब बर्गर्स वगैरह वो शुरू किए हुए हैं। लेकिन ये कि हम लोग इसको किस तरह से जैसे एनवायरमेंटली इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, और क्या कोई फास्टिंग का इसमें रोल है कि जैसे लॉन्ग फास्टिंग से इसको इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलता है या कुछ इन्फ्लेमेशन को? आप प्लीज अगर कुछ बताएंगे इसके बारे में। जज़ाकल्लाह। वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारी जो, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो हमारी अपनी हमारे मुल्कों में जो डाइट जो है वो, उसमें मेन फर्क ये है कि हमारे जो अपनी डाइट होती है वो घर का खाना जो पका होता है उसमें ज़ाहिर है जो कंटेमिनेशन होती है वो कम होती है। जो मसाले डिफरेंट किस्म के होते हैं उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें कम होती हैं। जैसे बर्गर्स में और ये फास्ट फूड में टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा जो कुकिंग मेथड है, ये भी देखा गया कि जो मीट जिस तरह पकाते हैं हम लोग घरों में या बाहर के जिस तरह फ्राइड करते हैं उसमें भी फर्क होता है। फिर फाइबर कंटेंट, हमारी जो अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा होता है जो आंतों के लिए मुफीद होता है, उसमें जो ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। लेकिन फास्ट फूड में फाइबर कम होता है इसलिए ज़्यादा देर तक स्टे करती है ये डाइट इंटेस्टाइन में, तो उससे सोजिश होने का ज़्यादा मसला होता है। तो बेसिकली जो आंसर टू दिस क्वेश्चन है कि हमको, हमारे लोगों को चाहिए कि अपनी जो हमारी जो ओरिजिनल डाइट है वो खास, इसी वजह एक वजह ये भी है कि जो देही इलाके हमारे मुल्कों में वहाँ ये बीमारियाँ बहुत कम है। क्योंकि अभी भी हमारे जो देही इलाके में लोग हैं वो अपनी डाइट खाते हैं, रोटी सालन घर का पका हुआ, और फास्ट फूड का रिवाज कम होता है और अवेलेबिलिटी भी कम होती है इसलिए लोग। लेकिन जो बड़े शहर हैं कराची, वहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे फास्ट फूड का ज़्यादा है और बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। दूसरा ये कि फिर डाइट में जिन मरीजों को ये हो जाती है उसमें भी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैंने कहा कि इसमें न्यूट्रिशन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट का। दूसरा, क्रॉन डिजीज में जब पेशेंट्स को नैरिंग शुरू हो जाती है स्मॉल बाउल में, तो फिर डाइट उसकी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। मैं उनको जो है वो हाई फाइबर डाइट, हालांकि ओवरऑल हाई फाइबर डाइट मुफीद होती है आंतों के लिए, लेकिन जो जिनको स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं फिर उनको लो रेजिड्यूल डाइट हम देते हैं। यानी कि वो सैलेड या स्किन की जो फ्रूट स्किन्स हैं या इनसे ब्लॉकेज होने का खतरा होता है, या बहुत ज़्यादा जो नॉन एब्जॉर्बेबल फाइबर्स होते हैं ब्रांड वगैरह, ये इससे मना करते हैं उनको। सॉफ्ट फूड, कुछ लोगों को सिर्फ सॉफ्ट फूड जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं या लिक्विड डाइट कर सकते हैं टॉलरेट। तो डायग्नोसिस के बाद भी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसकी प्रिवेंशन में जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल है। एक सवाल एक जो है और आपसे जो करना फैक्टर चाहता है वो मैंने स्मोकिंग का बताया था। तो जी जी जी। क्रॉन्स डिजीज में जो स्मोकर्स होते हैं उसमें ये बहुत सी स्टडी से शो किया है कि जो स्मोकर्स हैं उसमें क्रॉन्स डिजीज ज़्यादा सीवियर होती है। और जब हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर वो स्मोकिंग स्टॉप ना करें तो उसका रिस्पांस उनको बहुत कम होता है ट्रीटमेंट का। तो समहाउ स्मोकिंग में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कॉम्बिनेशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है। और दूसरे एस्पेक्ट में एक अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी वाहिद बीमारी है जो जिसमें स्मोकिंग बेनिफिशियल रोल होता है।
यानी कि निकोटीन बाज़ औक़ात ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम एज ए डॉक्टर कभी भी मरीज को, इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस मरीज को, हम ये एडवाइज नहीं करते कि स्मोकिंग शुरू करें, क्योंकि उसके ओवरऑल जो हार्म है बॉडी पे, वो इट इज़ मोर देन बेनिफिट, हार्ट पे, लंग्स पे। तो और दूसरी ट्रीटमेंट जो अवेलेबल हैं, तो इसलिए स्मोकिंग इज नॉट एडवाइजेबल ओवरऑल। जी, आप कुछ पूछ रहे थे भैया? हाँ, मैं ये पूछा था आमिर कि ये मल्टीग्रेन आटा आजकल यानी काफी कॉमनली यूज होने लगा है रिलेटिवली, क्योंकि लोग ज्यादा हेल्थ अवेयर हो गए हैं। इसके बारे में एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इस चीज में बहुत सी चीजें होती हैं मल्टीग्रेन आटे के अंदर। सॉरी, कौन से आटे में? मल्टीग्रेन, जिसके अंदर मतलब हाँ कॉर्न भी होता है और जी भी जी, जौ भी होता है, हर चीज होती है। नहीं मुफीद है, अच्छा है, इसमें हम मना नहीं करते। जितना जो बैड आटा है वो मैदा है, जो जिसमें फाइबर कम होता है। जो जैसे हमारे मुल्कों में नान होते हैं, मैदे के नान, ये यहाँ पे भी, या बिल्कुल वाइट ब्रेड है ये। ओवरऑल हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से एडवाइस करते हैं कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा फाइबर वाला आटा लेंगे या ज़्यादा फाइबर वाली ब्रेड लेंगे, चक्की का आटा या होल मील आटा कहते हैं जैसे, या मल्टीग्रेन आटा है, तो ये इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए मुफीद होते हैं जनरली। क्योंकि इनका फायदा ये होता है कि जब जितना फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा आपकी डाइट में, इंक्लूडिंग ब्रेड, तो उसमें फिर जब फाइबर वाली डाइट हमारी इंटेस्टाइन में जाती है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करती है अंदर इंटेस्टाइन की लाइनिंग से। उससे जो स्टूल से उनकी बल्क फॉर्मेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। जितना ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि स्लो ट्रेवल करेगा स्टूल, और उसमें बल्क कम होगा, तो उतना फिर सोजिश का ज़्यादा रिस्क होता है अंदर, और जितनी इंटेस्टाइन की बीमारियां हैं उनका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि फाइबर, अपनी हेल्थी डाइट में फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, ज़्यादा फाइबर वाली डाइट लें। फाइबर में भी फिर ना सिर्फ दो किस्म के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, दोनों डाइट में बैलेंस से लेने चाहिए। इनसॉल्युबल फाइबर ये ब्रैन में होता है, ये आटे में, जो होल मील आटे में या ब्राउन ब्रेड में होता है, ये मल्टीग्रेन में। फिर सॉल्युबल फाइबर्स में ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट में जो फाइबर होता है, इसको सॉल्युबल कहते हैं। तो दोनों बहुत मुफीद हैं। फोरेज में जो फाइबर होता है, सीरियल में होते हैं। तो अपनी डाइट बैलेंस रखनी चाहिए और हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए जनरली। जज़ाकल्लाह खैर। कोई और क्वेश्चन किसी के ज़हन में आ रहा हो? सवाल मेरे रिजवान, मैं सुंदन में होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज हल्की आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी हाँ, आ रही है बिल्कुल हल्की, आ रही है। नहीं अब समझ आ रही है जी। जी जज़ाकल्लाह खैर, वेरी यूजफुल प्रेजेंटेशन। डाइट पे ही मेरा सवाल था कि टर्मरिक जो हल्दी होती है, हम कहते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो जी इसका जी, कोई, इसके कोई आप सजेस्ट करेंगे कि इससे कोई फर्क पड़ता है बेहतरी में? टर्मेरिक इज वन ऑफ द फ्यू हर्बल थिंग्स, यानी कि जो नेचुरल थिंग्स है, इसमें ये मेडिसिनली रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत ज़्यादा। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो हैं वो जनरल होती हैं, और इसमें सिर्फ इंटेस्टाइन में कन्फाइंड नहीं है, पूरे बॉडी को बेनिफिट होता है। और जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, खासतौर पे जिनको आर्थराइटिस होता है या बॉडी में और भी कहीं इन्फ्लेमेशन हो, तो उसमें हल्दी जो है उसकी मुफीद होता है उसमें, और ये जख्म के हीलिंग में भी मुफीद होती है। अब मेडिसिन में हम लोग जो है इसके अगेंस्ट नहीं है। कुछ हर्बल जो मेडिसिन है उनमें क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, हमारी मेडिसिन एविडेंस बेस्ड होती है। तो लेकिन हल्दी के बारे में जो है, टर्मेरिक के बारे में देयर इज एविडेंस कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ओवरऑल जो है ये इट इज़ अ गुड थिंग। आजकल तो यहाँ पे खासतौर पे यूके और वेस्टर्न वर्ल्ड में टर्मेरिक के कैप्सूल भी मिलते हैं, और कई लोग जो हैं वो एज ए सप्लीमेंट वो कैप्सूल्स लेते हैं। फिर टर्मेरिक में जो बेनिफिशियल जो इंग्रेडिएंट है उसको करक्यूमिन कहते हैं, यानी कि उसको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो उसका इंग्रेडिएंट है उसको करक्यूमिन कहते हैं। तो अब करक्यूमिन उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके कैप्सूल भी अवेलेबल होते हैं ये हर्बल फूड शॉप से।
तो कुछ लोग जो है वो करक्यूमिन रेगुलर लेते हैं वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करने के लिए। तो इट्स अ गुड थिंग जनरली एडवाइजेबल। हमारी डाइट में भी हम लोग तो अपने खानों में भी हल्दी यूज करते हैं, वो भी बेनिफिशियल होती है। इसमें मैं कुछ ऐड करता चला जाऊं, क्योंकि मैं पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल से हल्दी, ये जो आपने टर्मरिक का जिक्र किया है, इसमें कैप्सूल्स अवेलेबल हैं या टैबलेट्स, इसमें ब्लैक पेपर भी शामिल होता है। तो मैं कैप्सूल तो उससे सलाह नहीं लेता, लेकिन हल्दी का आधा चाय का चम्मच और उसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च डालकर बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यकीनन बहुत फायदेमंद है। मतलब मुझे इसमें कोई यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी तो अपनी जगह पे है, जैसे अभी डॉक्टर आमिर ने बताया, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल। और इसके साथ अब आधा चम्मच अदरक का मिला लें, उसका भी पाउडर, वो बहुत यूजफुल है। मतलब ये वो चीजें जो कि आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगी किसी भी फायदा तरह, होता क्योंकि आपकी नॉर्मल डाइट में है, लेकिन उसको आपको मुस्तकिल इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपको उसका फायदा जो है सामने आ सके। है। ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है ये भी एविडेंस है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है हेल्दी की ना। जी जी जी, तो बिल्कुल। अगर आप ब्लैक पेपर के साथ लें तो उसमें ज़्यादा उसके, क्योंकि बॉडी में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो आपने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बताया, ये एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें होती हैं ये बहुत मुफीद होती हैं बॉडी के लिए। हमारे जिस्म में जितनी भी बीमारियां, इन्फ्लेमेशन, कैंसर वगैरह, ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो उसमें मुफीद होते हैं। तो ये जो जो केमिकल्स होते हैं उनको कम करते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं बॉडी में, तो उसमें हल्दी भी एक इम्पोर्टेंट है। तो एक अगर और कोई किसी जहन में सवाल नहीं आ रहा, तो एक ऑब्जर्वेशन है जो किसी ने मुझसे शेयर की थी कि फलों में कौन सा फल है जो ज्यादा मुफीद है, क्योंकि वो कहते हैं कि अमरूद खाने से उनको बहुत फायदा होता है मैदे की तेजाबियत के अंदर। कौन तो सा? आपका कोई इसके अमरूद, गावा, पाकिस्तान में अमरूद बहुत जी फ्रीक्वेंटली जी। अवेलेबल है। तो वो उनका अपना एक्सपीरियंस था, और मुझे इसमें कोई ऐसी हर्ज नजर नहीं आता, क्योंकि ये कोई एक फल ही है जिसको आदमी खा सकता है। तो उनका ये था कि जब भी उन्होंने मैदे में तेजाबियत हुई है, उन्होंने ये अमरूद खाना शुरू किया, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हाँ तो बिल्कुल, इसका बारे अमरूद में आपका अच्छा कोई है। एक्सपीरियंस? ओवरऑल तो सारे ही फल जो हैं वो मुफीद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए और इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए। और इसमें कुछ फ्रूट्स जो हैं, फल जो हैं वो ज़्यादा मुफीद होते हैं। उसमें अमरूद और ये पपीता जो है, इनमें जो है वो खासतौर पर पपीते में एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम अक्सर जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज होते हैं उनको पपीता रिकमेंड करते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत आम अवेलेबल है। इसी तरह बाकी फल भी बहुत मुफीद हैं। जो सिर्फ फल हम जो अवॉइड करने के लिए कहते हैं, एसिडिक फ्रूट्स जो हैं वो भी उन मरीजों को जिनको हार्ट बर्न या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो या अल्सर हो, तो जब तक वो ही रहता है उनको अवॉइड करने चाहिए। एसिडिक फ्रूट, सिट्रस फ्रूट कहते हैं, जैसे ऑरेंज हुआ या इस तरह के फ्रूट जो खट्टे फ्रूट होते हैं। लेकिन जनरली तो सारे फ्रूट में भी सॉल्युबल फाइबर होता है जो हेल्पफुल होता है वो बॉल्स के लिए। शुक्रिया। अम, अगर कोई और सवाल नहीं है तो डॉक्टर आमिर सज्जाद से मेरी बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से एक और टॉपिक ये इंशाअल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट वीक, जिगर की बीमारियों के अंदर स्पेशली हेपेटाइटिस सी, जो पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है। और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं या तो किसी हमारे जो एक दोस्त हैं न्यूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शकील बेग, या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इनसे बात करूंगा ताकि वो कुछ टॉपिक्स इस टॉपिक चीज़ों में कवर कर सकें। लेकिन अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ये इनका डॉक्टर आमिर का मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा लिवर डिजीज के ऊपर, खासतौर पर हेपेटाइटिस सी के ऊपर। और ये सब लेक्चर्स जो हैं ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप कोई अगर मिस कर जाते हो या किसी वजह से दोबारा देखना चाहते हो तो आप जाके zumrush.com में जाके देख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैंने यानी फ्री कंसल्टेशन के लिए एक नंबर भी अपनी साइट पे दिया हुआ है, वो यूरोलॉजी से रिलेटेड फ्री कंसल्टेशन है जो मैं खुद करता हूँ। तो अगर किसी को कोई ऐसा मर्ज हो जो पूछना चाहता हो या उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हो, तो वॉइस मैसेज के जरिए मुझे वो बता दे, तो मैं उसको उसका जवाब दे दूंगा। ये डॉक्टर शमीम सुहेल हैं जो कि सवाल करना चाहती हैं आमिर। डॉक्टर शमीम सुहेल जी, बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये रिलेटेड तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे पास। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायरिया के साथ
विद कोरोना प्रेजेंट करते हैं ना, उनके पास कोरोना भी पॉजिटिव होता है और ऑल ऐसे सिम्टम्स नहीं है, और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज भी डेवलप हो जाती हैं अच्छी खासी IgG, लेकिन इनका जो ये डायरिया परसिस्टेंट रह रहा है, मीन्स ये मैं देख रही हूँ अपने पेशेंट्स को 2 months हो गए हैं, लेकिन डायरिया ऑफ एंड ऑन होता है। तो अब ऐसे केसेस में हम मीन्स किस तरीके से एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आप लोग डील करेंगे? जी, डायरिया जो है ये कोविड का एक फीचर है, कॉमन, इट्स नॉट अनकॉमन फीचर। तो आप कहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं कराची में प्रैक्टिस करती हूँ, कैंटोनमेंट में। जी जी। तो उसमें एज सच कोई ये कोविड का इफेक्ट होता है इंटेस्टाइन पे, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होती है और ओवर एक्टिव भी हो जाता है। बाद मरीजों को जैसे आप बता रही हैं कि डायरिया होता है और कम हो जाता है। कोविड इतनी मूजी मर्ज है और इतना हॉरिबल है कि पूरी बॉडी का इफेक्ट होता है, और उसमें जब पेशेंट रिकवर करता है तो उससे फिर उसके रिकवरी में जो है वो ब्रेन पे भी इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल। और कुछ केसेस हमने देखे हैं कि उनको जो ये सिम्टम हो रहे होते हैं वो फंक्शनल भी होते हैं, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टाइप के सिम्टम शुरू हो जाते हैं और जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, डाइट एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कोविड का, पोस्ट कोविड डायरिया शुरू हो रहा है, तो पहला तो बेसिक टेस्ट आप वो करवा लें, स्टूल टेस्ट, और इन्फेक्शन तो नहीं है ओवरलाइन, क्योंकि ऑब्वियसली उनका दे हैव बीन थ्रू सीवियर डिजीज, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कम होता है, और खासतौर पे हमारे मुल्क में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो कोई बाउल इन्फेक्शन तो नहीं है, स्टूल टेस्ट अगर उनका नेगेटिव है तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक है बेसिकली, और उनको एंटी डायरियल दें या डाइट एडजस्ट करें उनकी। तो सब द केसेस में आफ्टर सम टाइम, कुछ महीनों के बाद वो ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ ये बाउल पे कन्फाइंड नहीं है, बाकी सिस्टम भी इफेक्ट होते हैं। कई मरीज हमने सुना कि हार्ट उनका इफेक्ट हो जाता है, कार्डियो मायोपैथी होती है उनको, मायोकार्डाइटिस, तो उनको फिर कार्डिक सिम्टम शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों में विद टाइम रिकवरी हो जाती है, तो इट कैन टेक ए फ्यू मंथ्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई और किसी के ज़हन में क्वेश्चन हो, हम सेशन को इससे पहले कि क्लोज करें? अगर और क्वेश्चन नहीं है तो डॉक्टर आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो है वो हम जो है वो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हेपेटाइटिस सी पे बात होगी, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, तो इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।